हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश प्रधान और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाया जाता है और कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरीके से उसमें कनेक्ट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको कनेक्ट करते हैं और उनका आउटपुट कैसा आता है कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन जो होते हैं रेजिस्टेंसेस के वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, एंड टू एंड एक के बाद रेल के डिब्बों की तरह कनेक्ट करते जाते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम सभी रेजिस्टर्स को दो फिक्स पॉइंट के क्रॉस क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने झूला देखा होगा, आकाश झूला, उसमें सारे के सारे कंपार्टमेंट, सारे के सारे बॉक्सेस जो होते हैं जिसमें बैठते हैं, वो सब दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड रहते हैं। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए डिटेल में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज और कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेजिस्टर्स अगर हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, एक रेजिस्टर ये R1 था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है और तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। तीनों को हमने क्या कर दिया, एक के बाद एक लगातार कनेक्ट कर दिया कंटिन्यूएशन में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, श्रेणी क्रम भी कहते हैं इसको हिंदी में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अक्रॉस एक सेल या एक बैटरी जो है कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। अब मजे की बात यह है यहाँ पे कि जो भी करंट यहाँ सेल से आएगा वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इक्वली फ्लो होगा। इसका मतलब इसमें अगर आई करंट वायर में फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस भी में भी आई करंट फ्लो होगी, R2 में भी वही करंट फ्लो होगी और R3 में भी वही करंट फ्लो होगी। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि पाइप होता है, पाइप में नल से मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नल है जिसमें हमने इस पाइप को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नल से जितना पानी आएगा पाइप में यहाँ पे भी उतना ही फ्लो होगा, यहाँ पे भी उतना ही फ्लो होगा, यहाँ पे भी उतना ही फ्लो होगा और बाहर जब निकलेगा तो भी उतना ही निकलेगा जितना कि यहाँ से आ रहा है। राइट, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं तो करंट जितना आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, जितना आप उसको इनपुट दे रहे हैं, उतना ही करंट तीनों रेजिस्टर में से फ्लो करके इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो आई होप कि इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं V3। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, R1, R2, R3 जो हैं वो हैं रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है। ठीक है, और V1, V2, V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। अब अगर हम लोग इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करके ये जानना चाहें कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि इन तीनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर होगा वो कितना होगा, हम लोगों को ये बताना है।
ठीक है। तो इन दिनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेल का जो रहेगा वो V रहेगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों मिलकर के V के बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सेल जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऑफर करेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही होना चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मान लेते हैं आपके पास 3 स्टेप की एक सीढ़ी है और आप यहाँ पे हाइट ले लें h1, यहाँ पे हाइट ले लें h2 और यहाँ पे हाइट ले लें h3 और इसकी टोटल हाइट ले लें h, तो h बराबर क्या होता है, h1 प्लस h2 प्लस h3 होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस भी एक्ट करते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये टोटल हाइट से है, रिलेटेड है। h1 जो हो जाएगा वो v1 से रिलेटेड है, h2 जो होगा वो v2 से रिलेटेड और h3 जो होगा वो v3 से रिलेटेड है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं कि पोटेंशियल कैसा ड्रॉप होता है। यहाँ पे हाइट ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, तो यहाँ पे भी आई करंट ही फ्लो होगा। यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का यूज करके V बराबर आई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो V1 बराबर आ जाएगा I इंटू आर वन, V2 कितना होगा भाई I इंटू आर टू और V3 कितना होगा I इंटू आर थ्री। ये हमारे पास आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंसेस और रेजिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन। अब इन सब वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब I इंटू आर बराबर I इंटू आर वन प्लस I इंटू आर टू और प्लस I इंटू आर थ्री। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा तो I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I हो गया ख़त्म। R बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तुलनात्मक या तुल्यात्मक प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं इसको, आप इंग्लिश में याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो होते नहीं है। तो अगर आप इसको देखें R को, तो वो क्या है, R1 से बड़ा है, R2 से भी बड़ा है और R3 से भी बड़ा है, तीनों से बड़ा है ये। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम लोग सीरीज में डिफरेंट रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस करेंगे तब और भी मज़ा आएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए तो अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि उन सब के अक्रॉस एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो। जैसा कि हमने सीरीज में क्या किया था, हमने करंट को सेम रखने की कोशिश की थी तीनों में। इस बार हम क्या चाहते हैं कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो सेम रहे। करंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस इस बार मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब हम जब कनेक्शन करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये रजिस्टर है पहला, ये रजिस्टर है दूसरा और ये रजिस्टर है तीसरा। हम क्या करेंगे, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए तीनों के एक एंड को सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। मान लेते हैं इसको हमने नाम दे दिया A, और दूसरे एंड को भी हम एक दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, इसको नाम देते हैं B। ये रजिस्टर्स हमारे पास R1, R2 और R3 हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको एक सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेल से कनेक्ट करने के बाद करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी बट
तीनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट इस बार जाएगा। यहाँ पे सपोज I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रही है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों, देखो बैटरी जो है ना, ये सेल जो है वो तीनों के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब R1 के क्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के क्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम अगेन वही कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे R1, R2 एंड R3, ये क्या है, रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1, I2, I3 क्या है, करंट flowing through R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली का मतलब R1 में I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 में I3 अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद V की बात करें तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओवरऑल भी कह सकते हैं या ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तीनों रेजिस्टर को मिला करके मान लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो आ जाता है हमारे पास R, और यहाँ पे हमारे पास है सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, टोटल अमाउंट ऑफ करंट हम ले लेते हैं I। तो अब देखिए, अगर 5 लीटर पानी फ्लो हो रहा है और 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया, तो उन तीनों का सम जो होगा वो 5 के बराबर ही आना चाहिए, सिंपल है। तो यहां से टोटल अमाउंट ऑफ करंट जितनी जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट्स के सम के इक्वल होना चाहिए। इट मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। इस बार करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वजह से टोटल करंट बराबर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, I को हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R, लिख सकते हैं कि नहीं, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R होगा, ठीक। सिमिलरली I1 को अगर मैं लिखना चाहूं तो I1 कितना हो जाएगा, यहां से V अपॉन R1 होगा। I2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I3 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे I1 की तो वो आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये है आपका फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब अगर इसमें 3 की जगह 4 होंगे तो एक टर्म और ऐड कर सकते हैं आप लोग, 4 की जगह 10 भी होंगे तो 10 टर्म्स वहाँ पे आ जाएंगे, बस लाइन से आपको ऐड करते जाना और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही है मेरे ख्याल से। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आपको 1 अपॉन R की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, जिसका हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि हमको R की वैल्यू मिल सके। खैर एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हम लोग सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। आप ये देखिए, आपको इतना तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो इन रेजिस्टेंस में सबसे छोटा जो रेजिस्टर होगा उससे भी कम आता है। सीरीज में क्या होता था, जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उससे भी बड़ी वैल्यू आपको मिलती है किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। बट यहाँ पे इन तीनों में जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उससे भी कम आपको रेजिस्टेंस पैरेलल से मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपके लिए, आप इसको चाहें तो याद रख सकते हैं।
अब हाँ जी, तो अब हमने देख लिया है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले के बारे में। तो अब हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक की वैल्यू है 2 ओम, दूसरे की वैल्यू है मान लेते हैं 3 ओम, और तीसरे की वैल्यू मान लेते हैं 7 ओम की है। ठीक है, और हमको बताना है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। हमको क्या बताना है, ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर हमको तो नज़र आ रहा है कि तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2 और इसको कह देते हैं R3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, R बिटवीन ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब 2 प्लस 3 प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ध्यान से देखिए 12 ओम जो है वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा है, मीन्स 7 ओम से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसी में। मान लेते हैं आपके पास 3 रजिस्टर हैं, एक है 6 ओम का, दूसरा रजिस्टर है आपके पास 3 ओम का, और तीसरा रजिस्टर जो है वो आपके पास है सपोज अगेन 6 ओम का ही ले लेते हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि तीनों रेजिस्टर जो होंगे 2 कॉमन पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2 और ये मान लेते हैं R3। तीनों का इक्विवेलेंट है RAB। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 1/6, 1/3 और 1/6। एलसीएम लेकर के ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/RAB इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो कितना हो गया ये, 4/6 हुआ, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब RAB इज इक्वल टू 1/RAB 2/3। तो RAB रेसिप्रोकल लेने पर क्या हो जाएगा, 3/2 ओम होगा, जिसको आप 1.5 ओम भी कह सकते हैं। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आ रहा है 1.5। देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 ओम की है। जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो उससे भी छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग, हमारे पास अब का रेजिस्टर्स जो हैं कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं। इसको हम लोग कह देते हैं R1, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम, और ये R2, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 5 ओम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं R3, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 5 ओम। एक काम करते हैं, इसको 10 और 15 ले लेते हैं, और ये 5। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। हमको बताना है कि ए और बी के क्रॉस जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको तो ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो है कनेक्शन का वो ये दोनों पॉइंट्स हैं, राइट। इन दोनों पॉइंट पे ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है और ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो अगर मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब हम अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/10 प्लस 1/15, which means LCM will be 15, and here we will get, LCM will be 30, and here we will get 3 plus 2, which means 5/30, and it will be 1/6. So if 1/R12 is 1/6, then we can say that R12 will be equal to 6 ohms, right? ये आ गया हमारा R12, मीन्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट को दोबारा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा और ऐसा। ये जो है R3 की वैल्यू है 5 ओम, और ये हमारा क्या है, R12 है, और वो कितना है, 6 ओम है, जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब ए बी के बीच में हम देखें ध्यान से, तो ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड। ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, R12 प्लस R3, विच मीन्स 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 ओम्स। ओके,
तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। आपको बस करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको रिड्यूस करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए सर्किट को, और एक एक करके जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सीरीज़ या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन आपको पहले नज़र आए, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को। एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास इस बार कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे पास 10 ओम, इसको हम ले लेते हैं 7 ओम, और इसको ले लेते हैं 8 ओम। ये ए और ये बी। इसको भी सॉल्व करने का तरीका एक वैसा ही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पैरेलल को एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमको क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, इन दो रजिस्टर को कंबाइन करके हमने एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। सिंस ये सीरीज में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 + 8 15 ओम, और ये 10 ओम। ये पॉइंट्स ए और ये पॉइंट बी। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/R = 1/R1 + 1/R2, विच मीन्स 1/10 + 1/15। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन 3 + 2/30, इसका मतलब 5/30, इसका मतलब 1/6। तो R की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास 6 ओम। ठीक है, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना आएगा हमारे पास, 6 ओम का आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर दो रेजिस्टर्स आपके पास R1 और R2 पैरेलल में हैं और आपको उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो R = होता है R1R2/R1 + R2। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये वैलिड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, R = 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15, तो कितना हो जाएगा, 10 × 15 डिवाइड बाई 25। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 × 15, 3 दूनी 6 ओम। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया शॉर्टकट तरीका जो कि हमारे मेन फॉर्मूले से ही आता है। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस ये यूज़ करने का तरीका इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ओके, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से बेटर तरीके से क्लियर हो जाएं। चलिए, तो अब हम लोग एक समस्या ले लेते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं। कुछ ऐसा ले लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से जिसका पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट का, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 3 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 10 ओम। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स खैर आपके पास हैं ए बी, और हम लोगों को बताना है कि बैटरी के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सवाल है कि यहाँ पे जो बैटरी के थ्रू, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन दिस सर्किट। तो अब हमको सबसे पहले अगर बैटरी से फ्लो होने वाली करंट को पता करना है तो हमको इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो ओवरऑल इनका रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हमको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 10 ओम वाला रेजिस्टर, और ऊपर में इन दोनों को मिला करके हमने एक रेजिस्टर बना दिया जो कि हो जाएगा 5 ओम का। 3 + 2 5 होगा। अब ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो R1R2/R1 + R2, इट मीन्स 5 × 10/5 + 10 विच विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 × 15 और 5 × 50, तो 10/3 आ गया आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है करंट। तो हमें पता है ओम के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
V is equal to I into R, which means I will be equal to V upon R, and the value of potential difference here is 10 volt, and we have to divide by the total resistance, which is 10 by 3, and it gives you the current value of current as 3 amperes. Okay, so the total amount of current flowing through the battery will be 3 ampere. Is it clear to all of you? हो ही गया होगा, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल जो था। अब एक आध और सवाल कर लेते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के। चलिए, इस बार सर्किट हम कुछ ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम एक सेल भी लगा रहे हैं। ये हम ले लेते हैं 12 वोल्ट का सेल, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं 6 ओम की, और ये अगेन 10 ओम एंड 15 ओम का ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ यही काम करते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। इस बार इसको हम लोग ले लेते हैं 6 ओम और इसको ले लेते हैं 18 ओम का, चलेगा। तो हमको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 18 ओम रेजिस्टर। हमको बताना है कि इस वाले ब्रांच में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। तो वैसे तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, बट हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लिए कौन सा होगा, क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मतलब कि बैटरी से कितनी करंट आ रही है उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, हम करंट को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एक I1 और दूसरा I, जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस यही तो निकालना है हमको, उसके बाद काम जो है हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, ए बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी से तो हम लोग इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इन सब को सॉल्व करने के बाद ना मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो देखो, हमारा टास्क सबसे पहले ना, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हमको एल्गोरिदम डिजाइन दिमाग में सोचना पड़ता है कि हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। और ये एल्गोरिदम बनाने का जो स्किल है ना, वो आप तब सीख पाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पूरे सर्किट का। उससे क्या होगा कि हमको सर्किट में फ्लो होने वाली मेन करंट के बारे में पता चल जाएगा। इस करंट का यूज करके हम ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल जाएगा, हम इस करंट को यूज कर लेंगे। तो V बराबर IR, इसको हमको 3 बार अलग अलग जगह पर यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम रेडी है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट करना। तो सिंस हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं अभी डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RAB प्लस RBC। AB के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है प्लस BC के बीच में जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि सीरीज में है वहाँ पे। तो हमारे पास RAB, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 18 आएगा, ठीक है। प्लस BC के बीच में रेजिस्टर कितना है, 6 ओम का है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो भाई, तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 18 अपॉन 24 प्लस 6, इसका मतलब 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, और ये आ जाएगा 9/2 प्लस 6, इसका मतलब 9 प्लस 12 अपॉन 2, जो कि आपको मिलेगा 21/2। ये है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मिलने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको बताना है कि करंट कितनी होगी बैटरी के थ्रू। तो दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, I0 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो टोटल वोल्टेज कितना है भाई सर्किट में, 12 वोल्ट का है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, 21/2। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 24/21 एम्पियर्स। करंट का यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा करंट ओवरऑल। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां से एक I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है,
हमको ये पता करना है कि ए बी पॉइंट के अक्रॉस ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमको बताना है। इसका मतलब हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, V बराबर I इंटू आर। लेकिन ए बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो रेजिस्टेंस भी किसका होगा, ए बी का होगा। ठीक है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना होता है, रेजिस्टेंस भी उसी का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, देखो वी ए बी बराबर करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारे पास 24/21, और रेजिस्टेंस ए बी के बीच में कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो ये कितना है 6 इंटू 18/24, 24 से 24 तो कैंसिल आउट हो गया, और 7 या 21, सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 छक्के 18 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ गया 36/7 वोल्ट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो करंट निकालना तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब अगर आपको ये वाला करंट चाहिए ना 18 ओम वाला, तो अगेन ओम्स लॉ यूज कर लो, V अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 18 ओम के अक्रॉस वही होगा जो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब 36/7। रेजिस्टेंस कितना है उसका, 18 ओम का है तो 18 दूनी 36, तो यह आ गया आपके पास 2/7 एम्पियर की करंट। ठीक है, एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं मैं। हमको चाहिए था इस 18 ओम के रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये, तो हमने क्या किया, पहले तो ओवरऑल का देख लेते हैं करंट कितना होगा, और ओवरऑल करंट फ्लो होने कितना हो रहा है उसको देखने के लिए हमने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया हमारा 21/2 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के बाद हमने सर्किट का पोटेंशियल देखा, रेजिस्टेंस मिल गया हमको, तो हमने करंट फाइंड आउट कर लिया 24/21 एम्पियर। ये आ गया हमारा सेकेंड स्टेप में। ओवरऑल करंट फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या देखना था कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, तो हमने ओम्स लॉ अगेन यूज कर लिया इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, उससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितना 36/7 वोल्ट। और लास्ट स्टेप में हमको क्या करना था, जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता ही चल गया है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है, तो करंट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो हमने अगेन ओम्स लॉ लगा दिया। तो देखो ध्यान से, ओम्स लॉ हमने कितनी बार लगाया, पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, तीनों अलग अलग जगह पे लगे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, पहला ओम्स लॉ जो है वो हमारा सेल के क्रॉस लगा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप, और दूसरा ओम्स लॉ जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा है, और तीसरी बार जब हमने ओम्स लॉ लगाया तो हमने अगेन सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाया। ठीक है, 18 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस लगाया हमने। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें और कोई समस्या नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स तो है ही आप लोगों के पास में, ठीक है, कमेंट्स करने के लिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। मैं इस वीडियो के साथ मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड अपडेट कर दूंगा बाद में, जिसको आप लोग कभी भी डाउनलोड करके जो है सॉल्व कर सकते हैं और उसके डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।